सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के ऑनलाइन क्लास में। आज हम पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है। इससे पहले वाले चैप्टर जो हैं वो सभी अपलोड हो चुके हैं और उनका लगातार जो है हम एक दिन छोड़ के जो है ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में इस टॉपिक का भी आने वाले फ्यूचर में जो है वो टेस्ट होगा। तो उसी उद्देश्य से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी ध्यान से सुनेंगे और बड़ा ही आसान और बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम क्या समझेंगे, क्या हम सीखेंगे। आज हम पर्यवेक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। पर्यवेक्षण की भूमिका क्या रहती है हमारे व्यवसाय में, पर्यवेक्षण का महत्व, या फिर कहें तो पर्यवेक्षक के कार्य भी हम इसको कह सकते हैं, चर्चा करने वाले हैं। और अपने टॉपिक का अंत हम कर देंगे पर्यवेक्षण व निर्देशन में अंतर को समझकर। तो छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है आज की। तो पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली परिभाषा हम ले लेते हैं मिस्टर डेविस की। मिस्टर डेविस क्या कह रहे हैं, पर्यवेक्षण वह कार्य है जो योजना एवं निर्देशों के अनुसार काम के पूरा होने को सुनिश्चित करता है। मतलब योजनाएं हमने बना ली, डायरेक्शन हमने कर लिया, निर्देशन हमने तैयार कर लिए, इन दोनों के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सुनिश्चित करना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। एक और परिभाषा पढ़ते हैं। पर्यवेक्षण का अभिप्राय अधीनस्थों की कार्य प्रगति का प्रत्यक्ष एवं तुरंत मार्गदर्शन और नियंत्रण करना होता है। तो ऑन द स्पॉट जो कार्य चल रहा होता है उसकी चेकिंग करना, और जिस प्रकार की हमने प्लानिंग बनाई थी वैसा ही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा तो उनका तुरंत मार्गदर्शन कर देना ही जो है वो पर्यवेक्षण कहलाता है। तो क्या अर्थ हो गया, अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के कार्य की प्रगति की देखभाल करने और उनके मार्गदर्शन करने को पर्यवेक्षण कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सुपरविजन कह देते हैं। दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, सुपर और विजन। सुपर का अर्थ हो गया अत्यंत उत्तम और विजन का अर्थ हो गया देखना, दृष्टि। तो पर्यवेक्षण के अंतर्गत अधीनस्थों के काम की जांच पड़ताल करना और उनका मार्गदर्शन करना, दोनों ही बातों को शामिल कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पर्यवेक्षक क्या हो गया, पर्यवेक्षण का अर्थ तो हम जान गए। पर्यवेक्षक क्या हुआ कि वह व्यक्ति हो गया जो अधीनस्थों के द्वारा किए गए काम की देखभाल करता है और संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश भी देता है। तो वो पर्यवेक्षक हो गया। अब पर्यवेक्षण की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट, यह प्रबंधकों के तीनों स्तरों पर एक सार्वभौमिक क्रिया के रूप में पाया जाता है। तीनों स्तरों पर पाया जाएगा, उच्च स्तर पर भी, मध्यम और निम्न स्तर पर भी। फिर यह प्रबंधक के निर्देशन कार्य का एक मुख्य भाग होता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है वो हर स्टेप पर, हर समय पर पड़ती रहती है। फिर उसके बाद में पर्यवेक्षक व अधीनस्थों के मध्य आमने सामने संबंध होना जरूरी है। अर्थात पर्यवेक्षण अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, आमने सामने हो सकता है। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि काम वांछित प्रगति से हो रहा है, मतलब जैसा हम चाहते हैं क्या वैसा ही कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जो हमने योजना बनाते हुए निर्धारित कर लिया था। तो यह भी जो है इसकी एक विशेषता है, यह सुनिश्चित करता रहता है। उसके बाद में इसका उद्देश्य मानवीय अथवा अन्य साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना भी होता है। और इसकी अन्य विशेषता क्या है, हम जैसे जैसे प्रबंधकीय स्तरों पर नीचे की ओर जाते हैं इसका महत्व उतना ही बढ़ता चला जाता है। अतः जो निम्न स्तरीय जो हमारा लेवल होता है, सबसे नीचे वाला लेवल होता है, उनके प्रबंधकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे उच्च स्तर से मध्यम स्तर पर आएगा, मध्य से निम्न पर, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे पर्यवेक्षण का जो है महत्व जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। एक पर्यवेक्षक की भूमिका क्या रहती है, पर्यवेक्षक हमने जान लिया, वह व्यक्ति जो अधीनस्थों के द्वारा किए गए काम की देखभाल करता है और संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को सुनिश्चित करने का भी निर्देश देता है, वो पर्यवेक्षक कहलाता है। तो अब हमें पता चल गया कि निम्न प्रबंधकीय स्तर पर इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये जान लेते हैं
कि निम्न प्रबंधकीय स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति यानी कि पर्यवेक्षक की संस्था में क्या भूमिका रहती है, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो समझ लेते हैं। एक मुख्य व्यक्ति के रूप में यानी कि एज ए की मैन प्रत्येक संस्था में योजनाओं को कार्य रूप देने का काम अप्रबंधकीय थोड़ी सी भी असावधानी संस्था के समापन का कारण बन सकती है। ठीक है, तो प्रत्येक संस्था में योजनाओं को कार्य रूप देने का काम अप्रबंधकीय सदस्यों द्वारा किया जाता है जो पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, वर्कर्स जो हम होते हैं। इस स्तर पर की गई थोड़ी सी भी असावधानी जो है वो संस्था का कार्य, लाभ, उद्देश्य इत्यादि बिगाड़ सकती है। इसलिए पर्यवेक्षकों को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। फिर एक मध्यस्थ के रूप में संस्था में पर्यवेक्षक की भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में भी होती है। यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों, उच्च और निम्न दोनों को हम शामिल कर लेते हैं इसमें, एवं श्रमिकों जो कि मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते, जो मैनेजरियल जो है वो डिसीजंस नहीं लेते, इनके बीच की एक कड़ी का काम भी करता है। इसका मुख्य कार्य इन दोनों पक्षों के मध्य एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का कार्य भी होता है। फिर एक मानवीय संबंध की विशेषता के रूप में हम ले लेते हैं। एक पर्यवेक्षक के सामने दिन प्रतिदिन मानवीय व्यवहार के संबंधित अनेक समस्याएं आती हैं जिनका समाधान उसे करना होता है। वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह मानवीय संबंधों का विशेषज्ञ होगा। ह्यूमन राइट्स जो हमारा जो एक विभाग होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें इसकी विशेषज्ञता होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कह सकते हैं कि एक पर्यवेक्षक एक ही समय पर 3 भूमिकाएं अदा करता है, एक मुख्य व्यक्ति के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में और एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में, ह्यूमन रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट के रूप में भी कार्य करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है ये। पर्यवेक्षण का महत्व या फिर पर्यवेक्षक के कार्य, हम दोनों प्रकार से एक ही जैसे पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करना। निर्देशन कार्य को प्रबंध का क्रियाशील होना कहा जाता है। निर्देशन में क्रियाशीलता की शुरुआत पर्यवेक्षण से होती है। इसके अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है। सूचनाएं आदेश एवं निर्देश के रूप में होती हैं। इन्हीं के आधार पर अधीनस्थों की क्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, संभव होता है। नियंत्रण में सहायक पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों के काम पर नजदीकी नजर रखता है। चल रहे काम के दौरान जहां भी उसे कमी नजर आए वह दूर कर देता है। समय समय पर वास्तविक कार्य निष्पादन जो परफॉर्मेंस जो चेक करनी है, वांछित कार्य निष्पादन से जैसे ही हमें चाहिए उससे तुलना करके उसके विचलनों का पता लगाया जा सकता है, भाई कहाँ कमी है। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित कर लेते हैं। इस प्रकार पर्यवेक्षण नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। संसाधनों का अनुकूलतम पर्यवेक्षण के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं पर लगातार निगरानी रखी जाती है। ऐसी स्थिति में मानव, माल, मशीन आदि सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। लगातार निगरानी से कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकता है, जिससे वे कम समय में अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया कार्य करने लग जाते हैं। फिर अनुशासन बनाए रखना। कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी व समय पर मार्गदर्शन उन्हें अनुशासन का पाठ भी पढ़ाता है। यह कार्य के दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है और उनकी हर समस्या का तुरंत हल करने का प्रयास किया जाता है। इससे उनके मस्तिष्क पर अनुशासन बनाए रखने का दबाव समय भी बना रहता है। खुद ब खुद वो अनुशासित रहने का प्रयास करते हैं। उसके बाद प्रत्युत्तर। पर्यवेक्षण के दौरान पर्यवेक्षक का कर्मचारियों से लगातार संपर्क बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रबंधकीय निर्णयों के बारे में कर्मचारियों के विचार, सुझाव, उनकी शिकायतें जो है वो समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इससे वापस जानकारी या फिर हम कहें तो फीडबैक जिसको हम कह सकते हैं, उसका काम आसान हो जाता है। यानी कि काम के प्रति किसी भी प्रकार की समस्या तुरंत मिलने से फीडबैक साथ के साथ मिलता है। उससे फायदा क्या होता है कि तुरंत जो है वो उसकी समस्याओं का, कर्मचारियों की समस्याओं, सुझाव या विचारों को तुरंत अमल में लाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि प्रबंध के निर्णय और बेहतर बनाए जा सकते हैं। फिर संदेशवहन में सुधार। जब भी कहीं दो पक्षों के टकराव की स्थिति पैदा होती है तो इसका मुख्य कारण संदेशवहन की ही कमी होती है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के अधीनस्थों को आदेश और निर्देश देता है तथा उनके वापस जानकारी भी प्राप्त करता है। दूसरी ओर कहें तो अधीनस्थ अपने विचार, सुझाव, शिकायतें
आदि पर्यवेक्षकों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य मैत्रीपूर्ण व्यवहार वातावरण उत्पन्न होता है और स्वतंत्र संदेशवाहन को भी बल मिलता है। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट आ जाता है अभिप्रेरणा में सुधार। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसे संस्था में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाए, मतलब उसको एक अपने बिजनेस का, जिस भी कारखाने में, जिस भी ऑफिस में जो कार्य कर रहा है वहां का महत्वपूर्ण अंग वो समझा जाए, ऐसा हर कर्मचारी चाहता है। पर्यवेक्षण के दौरान पर्यवेक्षक कार्य का विभाजन इस प्रकार करता है कि प्रत्येक को यह आभास हो जाए कि एक विशेष कार्य उसी पर निर्भर करता है। इस प्रकार का महत्व मिलने से कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं और अधिक मेहनत व जिम्मेदारी से काम करने लग जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है पॉइंट्स जो हमने इकट्ठे किए हैं। जो तो आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा आखिरी पॉइंट, पर्यवेक्षण और निर्देशन में अंतर। छोटा चैप्टर था, समझने में आसान था, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो है ये चैप्टर। निर्देशन माफ कीजिएगा, जो हम प्रबंध की जब हम बात करते तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है पर्यवेक्षण का। तो अंतर के जो है वो छोटा सा ही है। उसी प्रकार से सबसे पहले अर्थ के हिसाब से समझ लेते हैं। निर्देशन का अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना और उसे अभिप्रेरित करना है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। वहीं पर्यवेक्षण का अभिप्राय अपने अधीनस्थों के प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने और उनके मार्गदर्शन करने से है। वहीं अगर हम क्षेत्र की बात करें तो निर्देशन का क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि पर्यवेक्षण इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। वहीं पर्यवेक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि यह निर्देशन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों, आज हमने ऑनलाइन क्लास में पर्यवेक्षण के बारे में जाना, पर्यवेक्षण का अर्थ, उसकी परिभाषा को समझा, पर्यवेक्षण की विशेषताएं, पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होती है, पर्यवेक्षण का महत्व, पर्यवेक्षक का कार्य, और टॉपिक का अंत किया निर्देशन और पर्यवेक्षण के अंतर को समझकर। तो अंत में हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण योजनाओं को कार्यवाही में परिवर्तित करता है। जो भी योजनाएं हमने बनाई, प्लानिंग वाले चैप्टर के अंदर बनाई, हमने संगठन खड़ा कर दिया, उन सभी के दौरान जो भी योजनाएं बनाई गई उनको एक तरह से प्रैक्टिकल रूप से परफॉर्म करने का जो है वो पर्यवेक्षण कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।